हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो द टॉपिक फॉर टुडे सेशन इज बिरला अंबानीज रिपोर्ट 2000 ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी भी है एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सारी चीज़ें हैं, तो एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे, आपको कंप्लीट जो इसकी रिपोर्ट है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट मेरा फोकस होता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं ताकि आप अपने आप से भी बनाकर लिख सके। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। बिफोर दैट फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, देखिए जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में 1991 में, तब क्या रियलाइज़ किया गया था कि जो हायर एजुकेशन है उसमें बहुत सारे फंड्स यूज़ होते हैं, बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है उस चीज़ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स टोटल एक्सपेंडिचर वॉज बीइंग बोर्न बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास इतना बजट कहाँ पे होता है कि वो इतना ज़्यादा खर्चा कर पाए। तो क्या रियलाइज़ किया गया? सो इट इज़ बीइंग रियलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट दैट पब्लिक बजट्स कैनॉट एडिक्वेटली फंड हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन की ज़रूरतें हैं जो फाइनेंशियली, वो पब्लिक जो गवर्नमेंट है वो पूरा नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन का स्टार्ट हुआ। ठीक है, तब स्टूडेंट्स को लोन दिए जाने लगे। जो स्टूडेंट्स की फ़ीस होती थी, जैसे जैसे क्लास बढ़ती है तो फीस भी बढ़ती है, तो स्टूडेंट के लोन की फैसिलिटी स्टार्ट की गई ताकि बच्चों पर बर्डन भी ना आए और जो हायर एजुकेशन है उसको प्राइवेटाइज किया जा सके। अब प्राइवेटाइज हम बोल रहे हैं तो इसका मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन है क्या। प्राइवेटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अलाउइंग सर्टेन स्टेट्स वेलफेयर सर्विसेज टू बी रन बाय नॉन स्टेट और प्राइवेट पार्टीज। कोई प्राइवेट पार्टीज, जैसे हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, कोई पर्सन अपने एंड पर या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट अपने एंड पर वो चीज़ करवा रही है जिसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। जैसे अब तो हमें ये चीज़ क्लियर ही है, प्राइवेट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं और प्राइवेट बैंक्स हैं। प्राइवेट में उतनी श्योरिटी नहीं होती, गवर्नमेंट में अगर आप एक बार चले गए तो आपको जॉब सिक्योरिटी है वहाँ पर। ठीक है, वो बात और है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत काम करना पड़ता है लेकिन जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एंड गवर्नमेंट, ये दोनों में डिफरेंस पता लग गया। चाहे आप एजुकेशन को ले लो चाहे जॉब को ले लो, मीनिंग दोनों का सेम है, प्राइवेटाइजेशन एंड गवर्नमेंट का। So, in simple terms, privatization of education refers to the state's policy of allowing educational institutions, both higher and lower, to be run by non-state और private parties for monetary benefits। अब उन्होंने देखा कि इसमें तो भैया बहुत मोटी कमाई है, मोटी कमाई भी है और गवर्नमेंट के पास इतना वो इनकम सोर्स या फिर हम कह सकते हैं फाइनेंस नहीं है कि वो हायर इंस्टीट्यूट्स की जो है ज़रूरतें उनको पूरा कर पाएँ। तो प्राइवेट पार्टीज़ जिनके पास थोड़ी मोटी ताज़ी कमाई थी, उन्होंने सोचा कि भैया इसमें तो बेनिफिट भी बहुत है, चलो हम खुद ही प्राइवेटाइजेशन में एंटर कर जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी तो इनकम भी हमारी खुद की। ठीक है, तो ये फंडा था प्राइवेटाइजेशन का। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। तो इसके लिए जो है ना 4 रिपोर्ट सामने आई थी, 4 पार्टीज़ सामने आई थी। उससे पहले हम देख लेते हैं, हायर एजुकेशन हैज़ विटनेस्ड हायर डिग्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एजुकेशन, मेडिसिन, लॉ। ये सारे क्या हैं, इनमें प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अ मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट सेक्टर टू मीट द डिमांड्स ऑफ यंग जनरेशन। अब बच्चे इतने ज़्यादा हैं, हर किसी को गवर्नमेंट में सीट नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट में सीट उसको मिलेगी जिसके मार्क्स अच्छे हैं या फिर जो मेरिट बेसिस पर आया है, बाकी सारे प्राइवेट में जाते हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो, अभी आप बीएड कर रहे हो ना, बीएड में भी एडमिशन लेनी है तो आपका पहले एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसके बेसिस पर आपको कॉलेज मिलते हैं। गवर्नमेंट तो तब मिलता ना अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, आपके रैंक बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हैं। बाद में तो फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस में ही अपना एडमिशन करवाते हो। गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस आर येट टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द न्यू चैलेंजेस थ्रोन अप बाय द प्राइवेट सेक्टर। सो जैसे कि मैंने कहा 4 कमेटीज इसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, 4 प्रपोजल्स समझ लीजिए सामने आए थे, सामने आए थे ताकि उनमें से एक चूज़ किया जा सके। ठीक है, पुनिया कमेटी 1992-93, दिस कमेटी वॉज सेटअप बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसका फोकस क्या था? फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग वेरियस मीन्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। इट वॉज रिकमेंडेड दैट यूनिवर्सिटीज शुड जनरेट 15% ऑफ इट्स एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर थ्रू internally generated resources and this should go up to at least 25% at the end of
10 ईयर्स की 15% से ये स्टार्ट हो और 10 साल के बाद अगर हम इसके ग्रोथ देखें तो कहाँ पे चली जाए ये 25% तक, ठीक है। सब रेवेन्यू बेस्ड थे, यानी कि माल पत्ता अंदर करने वाले, ठीक है। पुनिया कमेटी 1992-93 में। अब देखो इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 2 नंबर का, तो इतना मटेरियल भी सफिशिएंट है। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो और उसके बाद ये पुनिया कमेटी का एज इट इज़ आप लिख सकते हो। स्टूडेंट शुड ऑल्सो बियर अ रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट इसमें है जो सेकेंड थी, दैट वॉज डॉक्टर स्वामीनाथन पैनल इन 1992. इट वॉज सेटअप बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, AICTE. Also made important observations on the mobilization of additional resources for technical education in India. तो इसमें कमीशन ने सबमिट की थी इट्स 5th एंड फाइनल रिपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑन October 4, 2006. द रिपोर्ट एम्स टू मेक एग्रीकल्चर अ सोर्स ऑफ इनकम. यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इनकम का जिक्र किया गया है वो एग्रीकल्चर को जिक्र किया गया है एंड एम्प्लॉयमेंट, बिसाइड्स ब्रिंगिंग अबाउट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल शिफ्ट इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना मटेरियल सफिशिएंट है 2 मार्क्स के लिए अगर आपने लिखना है तो थोड़ा बहुत आप और ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास कंटेंट है इसके रिलेटेड। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देना चाहती थी इन चारों के बारे में जो रिपोर्ट्स आई थी सामने। देन वाज हायर एजुकेशन इन इंडिया, इसका विजन एंड एक्शन है, द गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज प्राइवेट इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन बट नॉट कमर्शलाइजेशन। देन फाइनली जो रिपोर्ट आई थी दैट इज ऑफ द बिरला अंबानी रिपोर्ट. The report on a policy framework for reforms in education was written by Reliance Industries Limited, RIL. चीफ इनके कौन हैं? मुकेश अंबानी. कन्वेनर एंड आदित्य बिरला ग्रुप हेड कुमार मंगलम बिरला मेंबर, ठीक है। तो कुमार मंगलम का बिरला एंड मुकेश अंबानी का अंबानी, तो इसी से ये रिपोर्ट बनी बिरला अंबानी रिपोर्ट 2000. This was part of the special subject group on policy framework for private investment in education, health and rural development under the Prime Minister's Council on Trade and Industry. रिपोर्ट कब दी गई? अप्रैल 2000 में, ठीक है। प्रिंट थोड़ा सा आई थिंक क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपके लिए रीड भी कर रही हूँ ये चीज़। सो ये रिपोर्ट 2000 में सबमिट की गई एंड नाउ वी विल सी द रिकमेंडेशंस ऑफ बिरला अंबानी रिपोर्ट 2000. सबसे पहले है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट बी कंपलसरी एज वेल. यानी कि जब हम कहते हैं कि 14 साल तक का बच्चा उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, हम कहते हैं ना. तो 10th क्लास तक एटलीस्ट हर बच्चे को, हर इंडिविजुअल को ये अधिकार होना चाहिए कि एटलीस्ट इतना वो पढ़ पाए कि अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाए. जॉब नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट इतनी समझदारी तो एजुकेशन हमें दे देती है ना अगर 10वीं क्लास तक बच्चा पढ़ जाए तो. देन इज टीचर एजुकेशन. अब पढ़ाएगा कौन? टीचर्स पढ़ाएंगे. अगर टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छे से होगी, उनको क्वालिटी एजुकेशन, उनको भी तो अपग्रेडेशन चाहिए. जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो टीचर्स को अपनी टीचिंग मेथड्स में वो लानी पड़ती है. तो वो लेकर कैसे आएंगे? अगर उनकी ट्रेनिंग होगी, फर्दर वर्कशॉप्स लगती हैं टीचर्स की, ठीक है. इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है. इन चीज़ों का आप जिक्र कर सकते हो. इस चीज़ में दोनों ट्रेनिंग्स होती है ना. इन सर्विस होती है जब टीचिंग करने के दौरान आपकी वर्कशॉप लगती है. टीचिंग करते करते बीच में कोई दिन ऐसा होता है कि आपकी वर्कशॉप लगा देते हैं और उस दिन टीचिंग नहीं होती लेकिन टीचर्स की क्लास होती है, ठीक है. दैट इज़ इन सर्विस. प्री सर्विस होती है जैसे कि बीएड में भी आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाते हो, दैट इज़ प्री सर्विस ट्रेनिंग एक्चुअली, ठीक है. ये चीज़ समझ में आई ताकि टीचर्स भी अपग्रेड हो पाएँ, तभी तो बच्चों को अपग्रेड करेंगे. वो बच्चे अपडेट तभी रहेंगे ना जब उनको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी टीचर्स से. देन इज सेंसरी लर्निंग. सेंसरी लर्निंग टू प्रोवोक क्यूरियोसिटी, फोस्टर जॉय, हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी. सेंसरी लर्निंग यानी कि बोरिंग से ब्लैक बोर्ड मेथड की बजाय बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग की टेक्निक सिखाई जानी चाहिए. प्रोजेक्ट मेथड्स होते हैं. लर्निंग बाय डूइंग में कितने सारे मेथड्स हैं जिसमें बच्चे खुद करके सीखते हैं. एक्टिविटी बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है. तो वहाँ पर क्या है? सेंसरी लर्निंग होती है. देन टेक्नोलॉजी.
अब टेक्नोलॉजी तो हर फील्ड में, आप ये वीडियो देखकर पढ़ाई कर रही हो, ये भी तो टेक्नोलॉजी। अगर इंटरनेट नहीं होता, शाइना गोयल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो शायद ये वीडियो आप नहीं देख पाते, है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या है? स्मार्ट स्कूल्स, नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्मार्ट स्कूल्स होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि वाइट बोर्ड पर वो ब्लैक मार्कर से पढ़ाते रहो बोरिंग तरीक़ों से। थोड़ा इंटरेस्टिंग इमेजेस शो करो, प्रेजेंटेशंस दिखाओ बच्चों को, मॉडल्स शो किए जाएं, ठीक है। वीडियोस, ग्राफिक्स के थ्रू, आजकल तो छोटे बच्चों को पोएम्स कैसे सिखाते हैं, वीडियो चला देते हैं, बच्चे उनको देख देख के साथ में डांस करते हैं, साथ में सीखते हैं। दैट इज़ टेक्नोलॉजी, दिस इज़ स्मार्ट क्लास। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती है, ऐसे नहीं कि हायर क्लासेस के लिए होती है। क्लियर। देन टीचर एज अ फैसिलिटेटर। अगर आपने NEP 2020 की मेरी डिटेल्ड वीडियो देखी है, वहाँ पर हमने इस चीज़ का बहुत अच्छे से जिक्र किया है। टीचर्स का रोल क्या होना चाहिए एज अ फैसिलिटेटर का। जैसे एक फ्रेंडली कोई आपको हेल्प कर रहा है, थोड़ा सा आपको गाइड कर रहा है, करना आपने खुद ने है काम। किसने खुद ने करना है? स्टूडेंट्स ने खुद ने करना है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस। बच्चा खुद से करके सीखेगा ना, वो चीज़ परमानेंट हमारी मेमोरी में स्टोर रहती है। तो टीचर का रोल सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि डिक्टेटर का होना चाहिए। नॉट द रोल ऑफ डिक्टेटर, यानी कि जो बस स्पून फीडिंग कर रहा है बच्चों को, मैंने बता दिया यही आपने पढ़ना है, यही आपने लिख कर आना है, बस इसके बाहर कुछ लिख दिया तो मार्क्स काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चों को आप कॉन्सेप्ट समझाओ, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला बता देते हैं, एक दो एग्जांपल्स करवा देते हैं, एक्सरसाइज होमवर्क देते हैं, यानी कि बच्चे खुद से देखें कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें, खुद अपना दिमाग लगा के चीज़ों को सॉल्व करें, ठीक है। सो दिस इज़ द टीचर एज फैसिलिटेटर। अब देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको जिस डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आप ये चीज़ें ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से इस आंसर को प्रेजेंट करके आ सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियोस में हो सकता है आपको कंटेंट थोड़ा कम मिले, लेकिन एक्सप्लेनेशन भरपूर मिलेगी, ताकि आप लोगों को कंटेंट में या फिर उसके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना आए। देन इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग। अब वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स, वोकेशन क्या होता है? जो आप आने वाले टाइम में अपना किसी भी फील्ड में जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसके थोड़े थोड़े अगर हम बोलते हैं ना हाईलाइट्स देना स्कूलिंग में, तो वो क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग देनी। जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड होता है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट होता है ना, ड्राइंग, वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, PT पीरियड, ये सब क्या चीज़ें हैं। अगर बच्चा आगे जाकर स्पोर्ट्स में जाता है तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर स्पोर्ट्स पीरियड, ठीक है। स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है तो आगे जाकर आप अपनी देख सकते हो कि मेरे को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आगे जाकर बड़ा होकर कोई प्लेयर बनूंगा, किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में जाऊँगा, ठीक है। So this is sort of vocational training. Compulsory vocational training in an intensive manner from secondary level onwards. ये कंपलसरी हो जाती है ताकि बच्चा अपनी वोकेशन को चूज़ कर पाए। देन इज़ वैल्यू एजुकेशन एट स्टेजेस प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। अब देखो वैल्यू एजुकेशन, अगर हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम अपनी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ है, हमारा कल्चर है, उस चीज़ को भूल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो वैल्यू एजुकेशन देनी बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को देखो, उनको समझो, कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक है, उसको बात काटने की बजाय उसको ऑब्जर्व करो कि वो बंदा आपके प्रति किस तरह से बोल रहा है, ठीक है। सिर्फ शब्दों को नहीं, उसके इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को, बोलने के तरीके को, ये सब कुछ हम कहाँ से सीखते हैं? एजुकेशन से, प्लस हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। सबसे ज़्यादा लर्निंग हमारी कहाँ से होती है? बाय डूइंग एंड बाय एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स एंड सिचुएशंस। Next is common national content, regional and local vocations, especially with respect to languages, history and culture. अब कॉमन नेशनल कंटेंट, अब देखो NEP में जो हमारा फ्रेमवर्क बना है प्री प्राइमरी का, ठीक है, पहले तो क्या था 12th क्लास तक, फिर उसके बाद हमारा 3 इयर्स की ग्रेजुएशन होती थी। अब वो फ्रेमवर्क चेंज कर दिया गया है, 3 लैंग्वेज फार्मूला आ गया है जो थ्रू आउट द कंट्री सेम है। ऐसे नहीं है कि स्टेट टू स्टेट वो चीज़ वेरी करेगी, जो रूल्स है सभी के लिए सेम है, नेशनल वाइज वो सेम है। देन हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा कल्चर है, पूरा हिंदुस्तान को एज अ वन, हमारे इंडिया को एज अ वन समझकर हर जगह पर वही चीज़ें होनी चाहिए क्लास में। जैसे हम कहते हैं ना NCERT फॉलो करना, इट मीन्स थ्रू आउट द कंट्री NCERT का सिलेबस सेम रहेगा। लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है, इंग्लिश में लिखा होगा, अगर हम हिंदी मीडियम में हैं तो हिंदी मीडियम में लिखा होगा, कंटेंट सेम होगा। इट मीन्स सेम कंटेंट नेशन वाइज। क्लियर दिस टॉपिक?
देन इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, पंचायत लेवल फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। अब होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक ही जगह पर मैनेजमेंट होना, लेकिन दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब अगर हम सोचें कि सिर्फ हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरी कंट्री का ध्यान रखें, कैसे रखेंगे? उन्होंने अपने आगे जो हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट हैं, फिर हर स्टेट के अपने सीएम हैं, गवर्नर्स हैं, स्टेट के अंदर फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में फर्दर जो है मेयर हैं या फिर जो एरियाज़ के वो हेड बनाए जाते हैं, ठीक है, मैं उनका नाम अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। सो दिस इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। छोटे लेवल से लेकर वो बंदा अपने हायर को रिपोर्ट करेगा, वो बंदा अपने हायर को रिपोर्ट करेगा, इस तरह से जो मैनेजमेंट होगी ताकि हर स्तर पर मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। इसी तरह से एजुकेशन में है, स्कूल में ले लो, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल, फिर हर विंग के अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के नीचे फिर जो है हेड टीचर होते हैं, फिर टीचर्स हैं, हाउस इंचार्जेस अलग अलग हैं। तो ये क्या है, मैनेजमेंट डिवाइड की हुई है, यानी कि डिसेंट्रलाइज किया हुआ है मैनेजमेंट को। देन इज मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन, कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेशन ऑफ कंटेंट एंड फैसिलिटीज टू मेक स्कूल्स मोर मार्केट ओरिएंटेड। अब जो भी कंटेंट है या जो भी स्टडी में अपग्रेडेशन है, हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में। क्यों? ताकि जो भी न्यू एडवांसमेंट्स आई हैं, हम कहते हैं ना सिलेबस चेंज हो गया इस साल, इट मीन्स कोई नई चीज़ ऐड हुई है या फिर पुरानी चीज़ को जो अपडेट कर दिया गया उसको कट ऑफ कर दिया सिलेबस में से। सो मार्केट ओरिएंटेड मीन्स कि आज के टाइम के साथ वो मेल खाए। ऐसे नहीं है कि पुरानी चीज़ें हम पढ़ते रहे हैं, नई अपडेशंस आ रही हैं उसको हमने एजुकेशन में डाला ही नहीं। सो दिस इज़ मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन। नेक्स्ट, कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट, जिसको हम बोलते हैं, कैट का टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नेशनल स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जैसे GRE, GMAT है, SAT है, एंड एबॉलिशमेंट ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रोफेशनल क्रेडिट्स। सो कैट के टेस्ट होते हैं। Then is private universities. Legislate a private university bill to encounter establishment of new private universities in the field of science, technology, management and finance areas. अब प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है तो प्राइवेट सिर्फ कॉलेजेस क्यों होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, इतने सारे बच्चों को एम्बेड करना है, ठीक है, उसमें न्यू एडवांसमेंट्स लेकर आनी, तो इन फील्ड्स में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं या फिर एस्टेब्लिश होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस एरियाज। देन इज रेटिंग सिस्टम, पीरियोडिकल रेटिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपने देखा होगा कि जैसे स्कूल्स में बोलते हैं कि इस स्कूल की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही। अगर बैंकिंग सेक्टर में भी बैंकिंग के क्या होते हैं, टारगेट्स होते हैं हर बैंक के कि इतना आपने लोन करना है, इतना डिपॉजिट होना चाहिए। उसी हिसाब से स्कूल्स के सिस्टम क्या होता है कि बच्चों का कितना ग्रेड आ रहा है, आपकी कितनी पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर या फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर रेटिंग होती है। तो रेटिंग सिस्टम में स्कूल क्या है, एक दौड़ लगी होती है कि हमने भी उसमें आगे आना है, अपने स्कूल को और एडवांस करना है। देन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, allow foreign investment in education to begin with, limit this to science and technology areas। अब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है एजुकेशन में तो करने दो, तो इस चीज़ को स्टार्ट कहाँ से किया जाना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरियाज़, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, दिन ब दिन एडवांसमेंट होती रहती है, छोटी भी नई चीज़ निकल कर सामने आए, सो दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन, दैट इज़ कॉल्ड न्यू टेक्नोलॉजी, या फिर कोई न्यू चीज़ आई है सामने। देन इज़ मार्केटिंग इंडियन एजुकेशन बोर्ड, अट्रैक्टिंग ओवरसीज स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्कूल्स टू बी बिल्ट। अब जैसे हमारे इंडिया के बच्चे अब्रॉड पढ़ने जाते हैं तो बाहर वाले बच्चे भी तो यहाँ पर पढ़ने आते हैं। अट्रैक्टिंग ओवरसीज स्टूडेंट्स यानी कि 7 समुंदर पार वाले बच्चों को इधर बुलाना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इतना हमारे स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए स्कूल्स का, ताकि अगर फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं तो उनको वो स्टैंडर्ड्स एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल्स में मिल पाए। देन इज पॉलिटिसाइजेशन, enable all political parties come to an understanding that they will keep away from universities and educational institution, political activities to be banned in educational institutions। यानी कि हम कहते हैं पॉलिटिक्स एटलीस्ट
एजुकेशन हम कहते हैं विद्या एक मंदिर है, विद्यालय एक मंदिर है, ठीक है, तो वहाँ से एटलीस्ट पॉलिटिक्स जो खेली जाती है ना वो चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। रियल लाइफ में चलती है, कहाँ पे पॉलिटिक्स हमें पता ही है क्या चीज़ है वो, ठीक है, तो एजुकेशन से वो दूर होनी चाहिए। एटलीस्ट एजुकेशन एक बिल्कुल प्योर चीज़ मानी गई है और रहनी भी चाहिए वो चीज़। Next is upgrade REC and ITIs, upgradation of curriculum infrastructure and facilities in REC, and it is for developing skilled technical manpower। अब देखो वो बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि अपडेशन इन करिकुलम फ्लेक्सिबल होगा तो उसमें अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। स्किल्ड टेक्निकल मैन पावर को डेवलप करना, यानी कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज दो तरह के, ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। जो पर्सन्स टीच करते हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, दैट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको स्किल्ड बनाना, टेक्निकल मैन पावर प्रोवाइड करना, दैट इज अपग्रेडेशन। Next is alternative education opportunities. Introduction of a variety of programs to provide alternative education opportunities for working and unprivileged children. अब कुछ बच्चे जो नहीं एजुकेशन ले पा रहे तो उनके लिए ऐसी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, लाइक नॉन फॉर्मल एजुकेशन की हमने बात की है, ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, वो बाहर से कोई कोर्स कर लें या फिर उनको आउट ऑफ द स्कूल पढ़ाया जा सके कि एटलीस्ट वो एजुकेट हो पाएँ, उनके दिमाग के अंदर तो जाएगा ना वो जो चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। So next is government control, self-dependence of institutions, operational freedom and flexibility to innovate. गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना होना चाहिए, कुछ हद तक होना चाहिए। Then is financing, establishment of education development fund for primary and literacy education, exemption of donations from income tax. इसके बाद आती है क्रिटिसिज्म। अब बिरला अंबानी जो रिपोर्ट है इसकी हमने रिकमेंडेशंस देख ली, लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म भी है और वो किस फैक्टर्स पर है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब हायर जो एजुकेशन है, ठीक है, ये बहुत महंगी भी है, बच्चों को लोन लेना पड़ता है, इतना पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो बिरला अंबानी कमेटी रिकमेंडेड हाइक इन यूनिवर्सिटीज़ फीस फॉर यूनिवर्सिटीज़ टू फाइंड 25% रेकनिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम इंटरनल रिसोर्सेज। जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 15% से लेकर 10 साल तक अगर हम देखें तो वो इंटरनल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 25%। इतनी कॉस्ट आएगी कहाँ से? सो इसलिए इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया। देन इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हालांकि कमर्शलाइजेशन को रोका गया, लेकिन फिर से एजुकेशन को सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग चीज़ के हिसाब से देखा गया। सो दिस वाज नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि एक तो फीस में इतना ज़्यादा हाइक था तो कमर्शलाइजेशन नेचुरली उस चीज़ को समझा गया। देन नो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन कैंपस। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई, बच्चे धरने लगाते रहे, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई जो पॉलिटिकल लेवल के साथ रिलेटेड ही। इन ऑर्डर टू गेट स्किल्ड मैन पावर, बिरला अंबानी report proposed the enactment of a legislation banned any form of political activity on campuses of universities. Next is mushrooming of higher education. Mushrooming of private schools matter of concern. Higher education will be mushroomed and traditional subjects will suffer a setback. जो हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाना लगा और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो पीछे रहते गए, लेकिन बेसिक एजुकेशन तो बिल्कुल ज़रूरी है। देन नॉट गुड फॉर वीकर सेक्शंस। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या वीकर सेक्शन जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जो अच्छे घरों के बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड है जिन फैमिलीज़ का, वही बच्चे प्राइवेटाइजेशन में जा सकते हैं, तो उन्हीं का स्कोप है आगे जाकर हायर कंपनीज़ में, हायर जॉब सिक्योरिटीज़ में। देन ऑपोजिट टू द व्यू ऑफ यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या कहता है? यूनेस्को रेजोल्यूशन स्टेट्स द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल प्रायोरिटीज़। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको तो कमर्शलाइज कर दिया गया या फिर इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस हाइक होगी कि गवर्नमेंट की रीच से बाहर ही हो गई ये चीज़। तो यूनेस्को के व्यू के अगेंस्ट ये चीज़ चल रही थी। नेशन की प्रायोरिटी होनी चाहिए हायर एजुकेशन, लेकिन वो ये चीज़ हो नहीं पा रही थी। देन सेल्फ सेंटर्ड। For Birla Ambani, education is a very profitable market over which they must have full control and for their industrial requirements. अब ये सोचने लगे कि जो
एजुकेशन है वो हमारा पैसा कमाने का एक मेन सोर्स है, जो कि हम कहते हैं कि एजुकेशन तो फ्री प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्राइस उसकी हाई करोगे तो किस तरह से बच्चे उसमें एनरोल कर पाएंगे, फैमिलीज़ अपने बच्चों को भेज पाएंगी। वो तो सिर्फ हाई सोसाइटी के बच्चों के लिए रहेगा, हाई सोसाइटी की फैमिलीज़ के लिए चीज़ रहेगी ना। सो दिस इज सेल्फ सेंटर्ड। अब देखो हेडिंग्स दी हुई हैं तो आपने हेडिंग्स बनाकर ही लिखना है। पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह से है मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर भी आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से प्रॉपरली आपने अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट। आई एम श्योर ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे पढ़ाने में ये टॉपिक इतना इंटरेस्ट आया है, आई एम श्योर आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगा होगा पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो के एक थम्स अप ज़रूर दिखाएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट फॉर द बीएड स्टूडेंट्स। वैसे अभी बीएड के एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो एजुकेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर कंटेम्प्रेरी इंडिया के लिए ये वीडियो बनाई गई है। लेकिन बिरला अंबानी की रिपोर्ट कहीं बदलेगी नहीं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक सभी के लिए सेम है। बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। टॉपिक वाइज स्टडी किया करो, सिलेबस वाइज स्टडी किया करो, अपनी क्लास वाइज स्टडी मत किया करो। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।